आप सभी का स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में सामान्य अध्ययन में आज हमारा होगा मॉडल पेपर नंबर पहला। आप सभी लोग जानते हैं कि आपके ऑफिशियल सिलेबस में जो जीएस वाला सेशन दिया हुआ है वहां पर 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो एकदम आपके ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी आपके ऑफिशियल सिलेबस में दिया हुआ है उसी के आधार पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखते हुए ये पूरा का पूरा सेट बनाया गया है, जिसमें टोटल आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ और 1 से 50 तक की गिनती आप जो है लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए पहले का अगर ए सही है तो आप ए कर दीजिए, बी सही है तो बी कर लीजिए। इससे क्या होगा, पता चल जाएगा कि आपके 50 में अंतिम में आप काउंट करना कितने क्वेश्चन सही होते हैं और जो क्वेश्चन गलत होते हैं वह क्वेश्चन गलत क्यों हो गए, वहाँ की जो भी डिटेल एक्सप्लेनेशन हमने दी हुई है उसे आप अच्छे से याद कर लेना, ताकि अगर वो सवाल आपके पेपर में आ जाए तो आपसे फिर से गलती ना हो। ऐसे ऐसे आप करेंगे तो आप देखेंगे टोटल हमारे जो 20 से 25 मॉडल पेपर होने वाली है, एक अच्छा प्रोग्रेस आपका हो जाएगा। आपकी जो यहाँ पे एक्यूरेसी है वो आपकी बहुत बेहतर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए। और पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, करा कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध पत्तन जो प्रभास पाटन है निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित था? किम नदी, नर्मदा नदी, हिरण्य नदी या भोगवा नदी? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो आपका हो जाएगा हिरण्य नदी, यानी सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, अगर आपने सी सिलेक्ट किया तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो किम नदी पर भगत राव नाम का पत्तन था, जबकि नर्मदा नदी के तट पर मेधम नाम का पत्तन है। हिरण्य नदी के तट पर आपको प्रभास पाटन नाम का पत्तन मिलेगा। भोगवा और साबरमती के तट पर आप देखेंगे तो लोथल नामक पत्तन आपको देखने को मिलेगा। मकरान तट पर जो कि इस समय पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, वहां पे आपको सुतकांगी डोर और सूतकाह कोह नामक पत्तन देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आयुर्वेद निम्नलिखित में से किस वेद का उपवेद है? ऑप्शन दिया हुआ है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ए। अगर आप ए सिलेक्ट करें तो आपका करेक्ट आंसर होगा, पहला हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। देखिए, हम बात करेंगे ऋग्वेद। आप जानते हैं इसमें भगवान की स्तुति यानी देवी देवताओं की स्तुति से संबंधित मंत्र दिया हुआ है। ऋग्वेद का जो उपवेद है इसे हम आयुर्वेद कहते हैं। ऋग्वेद को जो पढ़ते हैं उन्हें हम होता के नाम से जानते हैं। आप लोग जानते हैं जो हमारे वेद होते हैं वह श्रुति साहित्य थे। श्रुति साहित्य कहने का मतलब कि सुन करके, श्रवण करके आगे बढ़ाया जाता था। ठीक है, तो जो ऋग्वेद को आगे बढ़ाते हैं माने ऋग्वेद का जो अध्ययन करते थे उन्हें हम होता के नाम से जानते हैं। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इसे आप याद रखिएगा, जिनके नाम है ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ और कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ। आपसे कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? जवाब इन्हीं में से आपको देना है, ऐत्रेय और कौशितकी में से कोई एक ऑप्शन में देखेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 16 महाजनपदों में चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी? आप लोग जानते हैं 16 महाजनपद बने थे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। इनमें कह रहा है कि जो चेदी महाजनपद बनी थी भाई, उसकी राजधानी क्या है? सोथिवती, विराटनगर, कुशीनगर या फिर वैशाली? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा आपका होगा सोथिवती। अगर आप ए सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपका हो जाएगा राइट आंसर यानी सही जवाब। ठीक है, अब देखिए कुछ महाजनपद है, इंपॉर्टेंट है, इस पर आप चर्चा कर लें। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। वज्जी की राजधानी वैशाली, वाराणसी की राजधानी काशी की राजधानी वाराणसी थी। मल्ल की राजधानी देखेंगे तो कुशीनगर। चेदी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ की राजधानी सूतीवती थी। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर। ये दोनों तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि जैन शब्द संस्कृत के जीन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है विजेता। जैन संस्थापकों को निर्ग्रंथ कहा जाता है। कूट कह रहा है कि भैया केवल एक सही है, दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक और ना ही दो सही है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे एक पॉइंट की जैन संस्थापकों को निर्ग्रंथ नहीं कहा गया है, बल्कि जैन संस्थापक को हम तीर्थंकर के नाम से जानते थे। तो इस प्रकार से जो विकल्प दूसरा हो जाएगा यह आपका गलत हो जाएगा। विकल्प 1 आपका हो जाएगा राइट आंसर, यानी पहला इस प्रश्न का भी होगा सही जवाब। ठीक है, आप लोग जानते हैं जैन शब्द संस्कृत के जीन शब्द से बना हुआ है, जिसका मतलब है जितेंद्रिय, और जितेंद्रिय का मतलब होता है विजेता। जैन जो महात्मा होते हैं उन्हें हम निर्ग्रंथ कहते हैं, जबकि जो संस्थापक थे उन्हें हम तीर्थंकर कहते हैं। तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव को माना जाता है, इन्हें ही आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि वायु पुराण, विष्णु पुराण और भागवत पुराण में ऋषभ देव या आदिनाथ को भगवान मतलब नारायण का अवतार माना जाता है, यानी विष्णु का अवतार माना गया है।
जैन धर्म में ही सलाका पुरुष यानी महान पुरुष की भी कल्पना की गई है। जैसे वर्तमान में आप देखेंगे महान पुरुष है ना, वैसे ही जो सलाका पुरुष की परिकल्पना की गई है वो जैन धर्म में ही की गई है। इस प्रकार से आप देखेंगे जैन धर्म में कुल 24वें तीर्थंकर होते हैं। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए। ठीक है, आगे करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जानते हैं इतिहास से, पेपर में हिस्ट्री पोर्शन लिखा हुआ है और ऑफिशियल सिलेबस आप देखेंगे तो हिस्ट्री से आपके पेपर में 10 सवाल आएंगे। तो स्टार्ट में हम लोगों ने 10 सवाल इतिहास पे चर्चा करने हैं। ठीक है, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र के सप्तांग सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसे राज्य की कान कही है। अब जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मंत्री हैं कौटिल्य या विष्णुगुप्त, जिन्हें आप लोग कहते हो या चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक लिखी है जो कि लोक प्रशासन पर आधारित है। इन्होंने इसमें सप्तांग सिद्धांत दिया जिसमें इन्होंने कहा है कि जो राज्य होता है वो 7 तत्वों से मिलकर के बनता है। इन 7 तत्वों में जो मित्र होते हैं वह एक राज्य की कान के समान होते हैं। जैसे हमारे शरीर में कान होता है ना कि हर चीज की सूचना देता है, वैसे ही मित्र जो होते हैं वह किसी भी राज्य के कान के तरह से होते हैं। तो याद रखेंगे ये हो जाएगा आपका डी प्रश्न का सही जवाब यानी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न का सही जवाब आपका कौन सा हो जाएगा, डी होगा यहाँ पे राइट आंसर। बाकी आप लोग जानते हैं कि चाणक्य को हम भारत का मैकियावेली कहते हैं। चाणक्य को ही विष्णुगुप्त और चाणक्य या कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। अर्थशास्त्र लोक प्रशासन पर लिखी गई किताब है, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, सप्तांग सिद्धांत हमने बताया कि मित्र को इन्होंने राज्य की काने कहा हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लॉर्ड कर्जन के समय में कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट की स्थापना कब की गई थी। मेरे भाई आपको पता होगा कि लॉर्ड कर्जन भारत में वायसराय बन के आता है 1899 में, और 1899 से 1905 तक यह भारत में वायसराय के रूप में रहता है। तो ये दोनों विकल्प तो वैसे ही गलत हो जाएंगे। अभी इन दोनों विकल्प में अगर आप ध्यान रखेंगे तो कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट की स्थापना 1899 में की जाती है। तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का कौन सा, सी राइट आंसर। अब देखिए कर्जन के समय में एक दो घटनाएं और इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। 1902 में कर्जन के समय में ही पुलिस आयोग का गठन किया जाता है। सवाल हमसे पूछता है कि कर्जन के समय में जो पुलिस आयोग बना है इसके अध्यक्ष कौन है, तो जवाब होता है हमारा एंड्रयूज फ्रेजर, इनका नाम याद रखिएगा। एक और काम हुआ है 1902 में, कर्जन के समय में ही विश्वविद्यालय आयोग बनता है साथी। ठीक है, और हमसे सवाल पूछेगा कि जो लॉर्ड कर्जन के समय में विश्वविद्यालय आयोग बना उसमें 2 भारतीय थे, और कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय थे। तो सैयद हुसैन बिलग्रामी, न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी, इन दोनों जन का नाम आप याद रखिएगा, पेपर में आ सकते हैं इनमें से कौन थे। ठीक है, तो मेरे भाई इन दोनों लोग का नाम याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। एक सवाल और बनता है कि 1899 से 1900 के बीच में लॉर्ड कर्जन के समय में एक अकाल आयोग का गठन किया गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा सर एंटोनी मैकडोनाल्ड, ये इसके अध्यक्ष हैं। ये भी सवाल हमसे पेपर में पूछा गया है, तो इसको भी थोड़ा सा आप ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले साथी अगर अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया कर लीजिए, क्योंकि जो ये 20 से 25 सेट होगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ इसमें कंप्लीट रिवीजन आपका हो जाएगा, कुछ भी यहाँ पर छूटेगा नहीं। और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा लीजिएगा, डेली आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा, ये मेरा आपसे दावा है। ठीक है, और ये टेस्ट सीरीज से आप देखना बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगा आपका जीएस, और पेपर में आपको बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं होगा। बस इतना करना, जो आपसे गलत हो जाए उसको देखना, मल्टीपल टाइम उसका रिवीजन लेना। ठीक है, अगला हिंदी का पहला समाचार पत्र है उद्दत मर्तंड, और आपसे पूछ रहा है कि इसका प्रकाशक कौन है, यानी इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया। तो साथ ही करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका जुगल किशोर शुक्ल, यानी अगर आप बी आंसर सेलेक्ट करें तो आपका हो जाएगा सही जवाब, बी होगा राइट आंसर। अब देखिए यहाँ से कई सारे सवाल आपसे पूछेंगे। पहला क्वेश्चन यही पूछेगा कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन है, तब जवाब होगा आपका उदंत मर्तंड। अगर पूछेगा कि हिंदी के पहले समाचार पत्र का प्रकाशन कब किया गया, तब आपका जवाब होगा 1826 में। अगर आपसे पूछेगा कि किसने किया, तब जवाब होगा जुगल प्रसाद शुक्ल। हिंदी के पहले समाचार पत्र उदंत मर्तंड का प्रकाशन कहाँ से किया गया, तब आपका जवाब होगा साथी कलकत्ता से, और यह एक साप्ताहिक पत्रिका यानी हफ्ता में एक बार जारी किया जाता है। तो यहाँ से तो आपसे 4 प्रकार से सवाल पूछा सकता है, ध्यान रखना। एक और पत्रिका है बहुत फेमस है, आप जानते हैं इंडियन ओपिनियन। आप जानते हैं महात्मा गांधी 1915 तक वो दक्षिण अफ्रीका में थे। उसी समय 1903 में महात्मा गांधी ने एक पत्रिका दक्षिण अफ्रीका में ही रिलीज किया है जिसका नाम है इंडियन ओपिनियन। तो महात्मा गांधी ने रिलीज किया 1903 में, कहां से, दक्षिण अफ्रीका में।
साथ ही यह 4 भाषा में प्रकाशित होता था। एक भाषा गुजराती, हिंदी, तमिल, अंग्रेजी। याद रखिएगा कि यहाँ पे जो उर्दू भाषा है यह इससे संबंधित नहीं है, उर्दू भाषा में नहीं था, बाकी यह चारों भाषाओं में प्रकाशित होता था। अगला, डाट डाट को बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया गया तथा स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन को प्रारंभ करने की घोषणा की गई थी। देखिए, आप सभी को पता होगा, थोड़ा भी अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा, कि दिसंबर 1930 में ब्रिटिश सरकार कहती है कि यार बंगाल में बहुत ज्यादा जनसंख्या हो गया, बंगाल को 2 प्रांतों में बांट देते हैं। ठीक है, ब्रिटेन की सरकार ऐसा डिस्कस कर रही है, पर अभी उसको हावी नहीं किया गया। लेकिन आगे चल के क्या हुआ, जब ये आ जाता है कर्जन यहाँ पे, तो जुलाई, ध्यान रखिएगा, जुलाई 1905 में कर्जन कहता है कि एक काम करते हैं, बंगाल को पूरी तरह से विभाजित कर देते हैं साथी, है ना। जुलाई 1905 में जब ये बात चली तो हमारे जो राष्ट्रवादी हैं उनके अंदर हड़कंप मच गया, क्योंकि आप जानते हैं 1885 से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कार्य कर रही है और अलग अलग जगहों पर सम्मेलन कर रही है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लगा ये तो वो पूरी तरह से विभाजित कर देंगे, ठीक है, और वो भी विभाजन किस आधार पे करेंगे कि जो हिंदू है वो इधर आ जाए पश्चिम की तरफ और मुसलमान वो पूरब की तरफ हो जाए, यानी पूर्वी और पश्चिमी बंगाल बन जाए। ठीक है, तो हमारे राष्ट्रवादियों ने कहा यार ये चीज नहीं होना चाहिए। अब इसी संदर्भ में हुआ क्या कि आगे चल के हमारे जो राष्ट्रवादी थे, अगस्त 1905 में, अगस्त में डेट कौन सा है साथी, 7 अगस्त 1905 में, कहें कि भाई देखो ये लोग बैठे, कहां पर बैठे, ये जो विभाजन की घोषणा की गई इसी के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में ये लोग बैठक करते हैं। ठीक है, मतलब एक विशाल प्रदर्शन करते हैं, प्रदर्शन का आयोजन करते हैं, और उसमें ये लोग कहते हैं कि अगर आपने विभाजन किया तो हम स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, पर इनकी बात सुनी नहीं जाती। तो साथ ही 7 अगस्त 1905 को इन्होंने ये सब कुछ किया। आगे चल के 16 अक्टूबर 1905 को कलकत्ता को पूरी तरह, सॉरी, बंगाल का पूरी तरह से विभाजन कर दिया गया। अब देखिए सवाल ना ऐसे करके पूछेगा कि भाई देखो घोषणा कब की गई थी विभाजन की, तो जब घोषणा की बात आती है तब हम जुलाई 1905 जवाब देते हैं। ध्यान रखिएगा, जब विभाजन की घोषणा कहेगा तब हम जुलाई 1905 जवाब दे देंगे। लेकिन अगर हमसे ये कहेगा कि भाई पूर्णतः विभाजन कब कर दिया गया, तब हम अक्टूबर 1905 यानी 16 अक्टूबर 1905 जवाब देंगे। इस तिथि को बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है साथी, पूरी तरह से। ठीक है, ये दोनों बात आपको ध्यान रखना होगा। जब बंगाल का विभाजन किया जा रहा है तो उस समय वायसराय कौन है, तो आपको याद ही होगा लॉर्ड कर्जन ही वायसराय है। अब एक सवाल और पूछेगा कि इस समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल कौन है, तो आपको याद होगा अभी हमने बात किया सर एंड्रूज फ्रेजर, जो कि पुलिस आयोग का अध्यक्ष है, वही जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल था साथी, है ना। और एक सवाल और पूछता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सवाल, यह है कि एक पत्रकार है जिनका नाम है H.W. नेविंसन। तो H.W. नेविंसन यह पत्रकार हैं, ब्रिटेन के पत्रकार हैं। जब बंगाल का विभाजन हो रहा है तो ये पत्रकारिता कर रहे हैं। ठीक है, तो इनका नाम आपसे पूछेगा कि जब विभाजन हुआ था तो पत्रकार कौन थे, तो H.W. नेविंसन का नाम याद रखिएगा। और आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन से व्यक्ति हैं जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन से जुड़े रहे, कभी भी इन्हीं का नाम आता है। इनकी एक पुस्तक है द न्यू स्पिरिट इन इंडिया, इसे भी आप ध्यान रखना, किसकी पुस्तक है, H.W. नेविंसन की। और हमने इस पर चर्चा तो आपसे कर लिया कि 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में लोग इकट्ठा हुए, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ करने की बात यहाँ पे की गई। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दादा भाई नौरोजी के संदर्भ में सही है। इन्होंने 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, बिल्कुल सही है। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, केवल एक और दो, ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का भी सही जवाब आपका हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों के दोनों सही हैं। अब देखिए आप लोग जानते हैं कि 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता में अधिवेशन होता है। आप जानते हैं कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है स्थापना होता है, कहाँ पे होता है, मुंबई में होता है, और यहीं पर इसका पहला अधिवेशन भी होता है। गोकुलदास तेजपाल गुरुकुल महाविद्यालय में इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, आप जानते हैं कि दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इन सब में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है समझिएगा, हुआ क्या था कि 1892 में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, जैसे हमारे यहाँ संसद है ना, वैसे ब्रिटेन की संसद को हम ब्रिटिश पार्लियामेंट के रूप में जानते हैं। और भारत छोड़िए, ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1892 में दादा भाई नौरोजी
चयनित होने वाले पहले भारतीय सदस्य हैं। ये प्रश्न हमसे पूछेगा कि कौन भारतीय सदस्य पहले हैं जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में सिलेक्ट होते हैं, तो 1892 में दादा भाई नौरोजी ऐसे पहले भारतीय हैं जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य चुने जाते हैं, नॉर्मल व्यक्ति नहीं है ना। इन्होंने गुजराती में एक पत्रिका रिलीज किया था जिसका नाम है राष्ट्र गोफ्तार। तो अगर आपसे पूछेगा इस पत्रिका से कौन संबंधित है, तो जवाब होगा आपका दादा भाई नौरोजी। ठीक है, अगला 1905 में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी, या हम जिसे भारतीय स्वशासन भी कह सकते हैं, या हम जिसे इंडियन हाउस के नाम से जानते हैं, एग्जामिनर तीनों में से कोई नाम उठाएगा, इसके संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो बीडी सावरकर, मदन लाल ढींगरा, हनुमंत सहाय या श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो साथ ही इस प्रश्न का जवाब होगा श्यामजी कृष्ण वर्मा, यानी प्रश्न का जवाब आपका हो जाएगा पहला ए। अब सुनिएगा जरा ध्यान से, इंडियन होम रूल सोसाइटी या भारतीय स्वशासन या इंडियन हाउस, इसकी स्थापना 1905 में होती है। कहाँ पे होती है? इंग्लैंड में यानी लंदन में। ठीक है, इसके संस्थापक हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा, याद रखिएगा। इनके बाद बीडी सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर, इन्होंने जो है कमान संभाली हुई है इसकी इंडियन होम रूल सोसाइटी के। एक और घटना याद रखिएगा कि मदन लाल ढींगरा, इन्होंने कर्नल वायली की हत्या कर दी है 1 जुलाई 1909 को। भाई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, इन्होंने कर्नल वायली को ही खत्म कर दिया। ठीक है, आप जानते हैं कि नासिक षड्यंत्र केस के मामले में विनायक दामोदर सावरकर जी को काले पानी की सजा हुई थी। 13 मार्च 1910 को इन्हें यह सजा दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा 10 सवाल इतिहास के हैं। अगर आपसे सवाल नहीं सही बन रहे होंगे तो तनाव मत लीजिए, 10 के 10 क्वेश्चन का आप एक बार रिवीजन करिएगा। आने वाले समय में जब 5 से 7 सेट आप कर लेंगे तो आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, बस आप कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिए, बस इतना आप ध्यान रखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि भूमध्य सागरीय वनों में झाड़ियां पाई जाती हैं, इन झाड़ियों को निम्नलिखित में से किस देश में चैपरेल के नाम से जानते हैं? साथ ही 5 क्वेश्चन हमारा जो होगा वह इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित है। तो यहाँ पे याद रखिएगा चैपरेल नाम की झाड़ियां यह कैलिफोर्निया में पाई जाती है। जब आप उत्तरी अमेरिका को देखेंगे तो उत्तरी अमेरिका में आप पाएंगे यूएसए, यूएसए के ऊपर पाएंगे कनाडा और यूएसए के नीचे आप पाएंगे मैक्सिको, मैक्सिको के बगल में आपको कैलिफोर्निया की खाड़ी देखने को मिलेगी। तो आप कैलिफोर्निया को देखिएगा, यहाँ पे जो हमारे भूमध्य सागरीय वन है, सॉरी झाड़ियां हैं, उन झाड़ी को हम चैपरेल के नाम से जानते हैं। सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का आपका बी, राइट आंसर। अब देखिए इन्हीं झाड़ियों को हम यूरोप में अगर देखेंगे तो मैक्यूस के नाम से जानते हैं। इन्हीं झाड़ियों को कैलिफोर्निया में आप देखेंगे चैपरेल के नाम से। यही झाड़ियां दक्षिण अफ्रीका में फाइन बोस के नाम से हैं। यही झाड़ियां चिली में मोटोरल के नाम से जानी जाएंगी, जबकि ऑस्ट्रेलिया में इन झाड़ियों को हम मैली के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, डाउन्स निम्नलिखित में से किस देश या क्षेत्र का शीतोष्ण घास का मैदान है? देखिए घास के मैदान से सवाल बनेंगे, तो डाउन्स घास का मैदान कहाँ पे है? तो याद रखेंगे शीतोष्ण घास का मैदान है जो कि ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वह आपका हो जाएगा डी, राइट आंसर। यहाँ पे कुछ घास के मैदान है जो कि शीतोष्ण है, इन्हें यहाँ पे याद रखिएगा। प्रेरी जो है यह उत्तरी अमेरिका में कहा जाता है। पंपास इसे कहा जाता है अर्जेंटीना में मुख्यतः। अगर देखिए ऑप्शन में अर्जेंटीना देगा तब तो बिल्कुल सही है, अगर नहीं देगा तो उरुग्वे और ब्राजील और चिली में से कोई देगा तभी भी सही होगा। झगड़ा नहीं करना कि केवल अर्जेंटीना है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर अगर अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राजील, चिली सब दे देगा तब क्या करेंगे? तब अर्जेंटीना ही मारेंगे जवाब। ठीक है, और अगर नहीं देगा तो इनमें से कोई देगा। तो ध्यान रखिएगा। स्टेपीज कहाँ बोलते हैं? दक्षिण अफ्रीका में बोलते हैं। ठीक है, डाउन्स कहाँ पे है साथियों? ऑस्ट्रेलिया, वो वही ऑस्ट्रेलिया कंगारुओं वाला देश जो अकेला पड़ा हुआ है बेचारा, सुनसान वीरान है ना। वही तस्मानिया, आप जानते हैं तस्मान सागर, इस बार शायद समीक्षा अधिकारी में क्वेश्चन पूछा था ये चीज। ये हमारा ऑस्ट्रेलिया और ये हमारा तस्मानिया द्वीप और इसके बीच में है बॉस जल संधि, और ये हमारा साथी तस्मान सागर। तो साथियों यहाँ पे है बॉस जल संधि, आगे चल के हम चर्चा करेंगे, तनाव मत लीजिए। ठीक है, तो यही हमारी ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे मिलता है डाउन शीतोष्ण घास का मैदान। ठीक है, पुस्टेज जो है साथी ये हंगरी में पाया जाता है। तो पुस्टेज क्या है? शीतोष्ण घास का मैदान, जो कि हंगरी में इसका नाम पुस्टेज है। कैंटबरी यह साथी न्यूजीलैंड से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। तो कैंटबरी कहाँ पे है शायद? तो न्यूजीलैंड। ठीक है, अगला, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा आपका उत्तराखंड, यानी सी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब, राइट आंसर। ठीक है, देखिए उत्तराखंड में कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान है। कुछ तो आपको याद होगा, जैसे जिम कार्बेटा राष्ट्रीय उद्यान सबको याद होता है, राजा जी हो गया, फूलों की घाटी, ये सबको याद होता है।
नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, इतना तो याद होगा। दो और याद कर लीजिए, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान ये हमारा जो है उत्तराखंड में है, फिर गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान ये हमारा उत्तराखंड में है। ठीक है तो 6 के 6 हो, पर कुछ तो आपको याद ही होगा, नहीं याद होगा तो 3-4 बार पढ़िए, याद हो जाएगा। अगला, सलाल परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित, यानी किस नदी पर बनाया गया है सलाल परियोजना। आप लोग जानते हैं कि इस समय चर्चा में है हमारा चिनाब नदी, तो ये प्रश्न भी सलाल परियोजना चिनाब नदी पर बना हुआ है। देखिए हिमाचल प्रदेश से एक नदी निकलती है साथी, जिसका नाम है चंद्रा नदी, थोड़ा सा समय दीजिएगा, चंद्रा नदी। और एक नदी और निकलती है जिसका नाम है साथियों भागा नदी। कौन सी नदी? भागा नदी। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश में एक जगह ही नाम है जिसका नाम है साथियों तंडी, और इसी तंडी पर ये दोनों नदियां मिल जाती हैं और यहाँ से एक नदी आगे बढ़ती है जिसका नाम है साथी चेनाब नदी। ठीक है, या चिनाब कहिए, चेनाब नदी कहिए। ठीक है, इस नदी में आप देखेंगे तो मिठानकोट जो कि पाकिस्तान में है, एक और बड़ी सी नदी आके मिल जाती है जिसे हम लोग जानते हैं सिंधु नदी के नाम से। कौन सी नदी? सिंधु नदी के नाम से। तो चेनाब नदी याद रखिएगा कि भारत की ओर से सिंधु में मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है, इसको आप याद रखिएगा। यहाँ पे चेनाब नदी पर हमारी जो है बगलिहर परियोजना और सलाल परियोजना, ये दोनों दुल्हस्ती परियोजना, 3 परियोजना हमारा जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा आप लोग फोकस करना। तो इसलिए सलाल परियोजना कौन सी नदी पर है? चेनाब नदी। अब चेनाब नदी में एक नदी और मिल जाती है, यहाँ पे आप जानते हैं ऐसे निकलती है, और ये झेलम नदी इसका नाम है साथी। और इसी नदी के किनारे आप जानते हैं श्रीनगर, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर पड़ता है साथी, है ना, श्रीनगर। तो कौन सी नदी है साथी? ये हमारी झेलम नदी पड़ जाती है, झेलम नदी। और ये झेलम नदी चिनाब नदी में आकर के मिल जाती है। तो झेलम जो है चिनाब की सहायक नदी है, इसे थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, मैंने इतना सा बता दिया। अब कुछ चीजें हैं जो यहाँ लिखी है, याद रख लेंगे। देखिए चिनाब नदी को हम क्या बोलते हैं? इसको हम अस्किनी के नाम से बोलते हैं। हिमाचल प्रदेश में 2 नदी मैंने कहा चंद्रा और भागा मिलके बनती है, मिठानकोट में सिंधु मिल जाती है। भारत की ओर से सिंधु में मिलने वाली सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई आप देखेंगे 1180 किलोमीटर है। झेलम नदी चिनाब की सहायक नदी, मैंने ऊपर बताया। सलाल परियोजना, बलिहर और दुल्हस्ती परियोजना, मैंने यही 3 नाम लिया ना, यही 3 है, इसे याद रखेंगे। सलाल परियोजना, बगलिहर परियोजना और दुल्हस्ती परियोजना, ये तीनों की तीनों परियोजनाएं जम्मू कश्मीर में है। और कौन सी नदी पर है? चिनाब नदी पर है, इसे भी आपको ध्यान रखना है। अगला, सोहना गर्म झरना हॉट स्प्रिंग का नाम आपने सुना होगा। तो सोहना हॉट स्प्रिंग कह रहा है कि भाई ये किस जगह पे स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है, यह आपको बताना है। तो याद रखिएगा सोहना हॉट स्प्रिंग यानी गर्म झरना, ये हमारा हरियाणा में पड़ता है। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपका हो जाएगा डी, राइट आंसर। अब कुछ गर्म झरने हैं, इसे आपको याद करना ही करना है, याद कर लीजिएगा। हिमाचल प्रदेश में 2 हैं, एक तो आपका मणिकर्ण बहुत इंपॉर्टेंट, दूसरा आपका खीरगंगा। ठीक है, उड़ीसा में तप्त पानी, ये पेपर में आते रहते हैं, ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र में ब्रजेश्वरी है, फिर नारायणी राजस्थान में, पनामिका यह लेह में है, गौरीकुंड यह केदारनाथ में पड़ता है उत्तराखंड में, सिक्किम में आप देखेंगे थुमथांग, और लुसंद्रा यह जो है पड़ता है, लसुंद्रा यह गुजरात में। हरियाणा में सोहना हॉट स्प्रिंग है, मध्य प्रदेश में अनहोनी नाम की हॉट स्प्रिंग है। प्लीज इन सारी चीजों का ध्यान रखना, मेरा आपसे हार्टली रिक्वेस्ट है, इनको आप प्लीज मेमोराइज करके आगे बढ़ना। ठीक है, एक बार पेपर में देख के जाना जरूर। अगला करते हैं नेक्स्ट। 26 नवंबर को प्रतिवर्ष भारत में संविधान दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। कह रहा है कि भैया इसकी शुरुआत कब की गई थी। साथ ही आपने देखा कि 10 क्वेश्चन हमने हिस्ट्री का किया, 5 क्वेश्चन ज्योग्राफी का, अब 5 क्वेश्चन हम लोग पॉलिटी का करेंगे, जैसा आपके ऑफिशियल सिलेबस में दिया है ठीक उसी प्रकार से। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि इसकी शुरुआत साथियों हम लोग 2015 से प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया था कि 26 नवंबर से अब हम संविधान दिवस के रूप में मनाएंगे। संविधान हत्या दिवस के रूप में कब स्टार्ट किया गया? तो आप जानते हैं 25 जून को इन्होंने कहा संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। अभी हाल ही में इसको इन्होंने अनाउंस किया है। ठीक है, ये घटना है 2024-25 की, जब इस संविधान हत्या दिवस की बात हुई है। पर संविधान दिवस मनाने के बाद 26 नवंबर को 2015 में मोदी जी के द्वारा किया गया। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि प्रतिवर्ष ये चीज हमने अभी डिस्कस कर ही लिया। एक पॉइंट और यहाँ पे याद रखिए, एक डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, वह आपका है साथियों 13 दिसंबर की डेट। 13 दिसंबर 1946 क्या हुआ था इस दिन? तो आपको याद होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू आए और इन्होंने उद्देश्य यानी जो प्रस्तावना है उसके प्रारूप को हमारे संविधान सभा के जो सदस्य थे उनके सामने रखा। ठीक है, आगे चल के आप देखेंगे कि दिसंबर 1946 में इन्होंने रखा, कुछ दिन बीता, 7 दिन बीत गया तो 30 आ गया, 8वां दिन बीत गया, 31 दिसंबर आ गया। इसके बाद 22 जनवरी 1947 को, अंततः 22 जनवरी 1947 को साहेब
इसे स्वीकार कर लिया गया, नेहरू जी की प्रस्तावना को स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, याद रखेंगे इसको। आगे चल के आप याद जानते हैं कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन पूरी बहस होती है, इसके बाद हमारा संविधान पूरी तरह से बनकर लागू हो जाता है और अंततः यहाँ पे पॉइंट याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान सभा के मेंबर ने संविधान को स्वीकृत किया, अंगीकृत किया और अधिनियमित किया। ये काम कब किया? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ। तो देखिए सवाल ये पूछेगा कि कब अधिनियम, ऐसे कहेगा कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया, तब कुछ लोग 26 जनवरी मार देंगे तो हो जाएगा गलत। ठीक है, तो क्या मानना है? 26 नवंबर मानना है। अगर कहेगा कि कब अंगीकृत किया गया, तब वह चीज स्वीकृत किया गया तभी 26 नंबर, अधिनियमित कब किया गया तभी 26 नंबर, ऐसे घुमा घुमा के पूछेगा, पर जवाब आपका 26 नंबर ही होगा। जब कहेगा पूर्णतः कब लागू किया गया, तब आप अपना जवाब जो है बदल देना साहब, है ना। अगला, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया। आप जानते हैं संविधान में संशोधन की प्रक्रिया हम दक्षिण अफ्रीका से उठाए हुए हैं। तो इस प्रकार से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न का, वह आपका हो जाएगा बी। ठीक है, दूसरा हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, अब देखेंगे आयरलैंड से आप जानते हैं डीपीएसपी लिया गया है और हमसे यही पूछता है कि राज्य के नीति आयोग तत्व कहाँ से लिए गए हैं, तो आयरलैंड। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन जो होता है वह भी हम लोग आयरलैंड से लेते हैं और राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंधित प्रक्रिया ये भी आयरलैंड से लिया जाता है। दक्षिण अफ्रीका से आप जानते हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा में जो सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया है वो हम लोग यहाँ से लेते हैं। तो भैया राज्यसभा को लेकर के कंफ्यूज मत होना, 12 सदस्य का मनोनयन राष्ट्रपति करते हैं, वो आयरलैंड से लिया गया। बाकी उनके निर्वाचन की प्रक्रिया ये दक्षिण अफ्रीका से। फ्रांस से हम लोग प्रस्तावना में आप देखेंगे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श, ये तीनों जो शब्द हैं ये हम फ्रांस की क्रांति से लेते हैं, यानी फ्रांस से लेते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे यहाँ गणतंत्रात्मक व्यवस्था है ये भी हमने फ्रांस से ही लिया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया से आप जानते हैं समवर्ती सूची का प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी, ये वाली बात। व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, ये तीनों कॉन्सेप्ट हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली हुई है। अगला, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत मानव दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम का निषेध किया गया है? यानी मनुष्यों का दुर्व्यापार नहीं होगा, उनके शरीर का देह वगैरह व्यापार नहीं होगा और उनसे जबरदस्ती काम नहीं कराया जाएगा। तो आप जानते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 ये काम करता है। तो इस प्रकार से सही जवाब हो जाएगा आपका प्रश्न का पहला होगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, आप जानते हैं अनुच्छेद 22 में कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी का निरोध से संरक्षण किया गया। अब इसे डिटेल में पढ़ने के लिए आपको हमारा यूपीएसआई का सीरीज देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पेट के लिए बस यही डाटा बहुत जरूरी था, इसीलिए हमने इस पर चर्चा बहुत ज्यादा नहीं करनी है। ठीक है, अनुच्छेद 23 में मानव का दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम का प्रतिषेध किया गया है कि मनुष्य का दुर्व्यापार नहीं किया जाएगा और जबरदस्ती उनसे काम नहीं कराया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 24 कहता है कि भाई कारखाने आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध, जो हमारे अल्पवयस्क यानी जो हमारे बच्चे हैं उनको कारखाने आदि ऐसी जगहों पर नहीं लगाया जाएगा, उसका प्रतिषेध अनुच्छेद 24 करता है। अनुच्छेद 25 कहता है कि भाई देखो जितने भी व्यक्ति हैं उनको अंतःकरण की माने अपने मन से किसी भी धर्म को मानने की, उसका आचरण करने की या उसको प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी। अगर किसी बाबा ने कहा है कि भभूत लेकर नाचना है तो आप नाचो, बाबा ने कहा है ऐसे करो करो, लेकिन नरमुंड को लेकर के थोड़ा सा डिस्टर्बेंस पैदा हुआ था। कुछ लोग जो है नर माने मनुष्य की मुंडी पहन के घूमने लगे थे, हालांकि ये तो भभूतधारी महादेव करते हैं, तो सब महादेव थोड़ी बन जाएंगे महाराज, है ना। महादेव तो खतरनाक है ही, वो तो सबको धारण कर सकते हैं, फिर ये नरमुंड क्या चीज है ना। पर लोग, सरकार कहती है कि आर्टिकल 25 के तहत भाई आप कुछ भी कर सकते हो, उसको लेकर के आज हमारे भारत में बहुत सारे लोग जो है उल्टा सीधा प्रयोग करते रहते हैं। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? कहता है देखो यार, जितनी भी ये धार्मिक संप्रदाय हैं, धार्मिक संप्रदाय मतलब जितने संगठन वगैरह बनती हैं, जैसे आपने हिंदू सेवक संघ देखा होगा या आपने सेवा सदन देखा होगा, इतिहास में से कई सारे संगठन हैं जो अपने पर्टिकुलर धर्म को लेकर के हैं। तो अनुच्छेद 26 कहता है कि देखो आप अपने धर्म के बारे में, आप अपने धर्म के कार्यों का प्रबंधन करिए, मीटिंग करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे जो लोक व्यवस्था है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, जो सदाचार है वो रहना चाहिए, स्वास्थ्य के अधीन रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कोई एक ऐसा काम करो कि नहीं हमारे यहाँ हमारे धर्म में दारू बांटने का अभियान चलता है तो आप दारुइया बांटो, ऐसा आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये स्वास्थ्य के अधीन काम आपका होना चाहिए। तो ये अनुच्छेद 26 कहता है कि भाई जितने भी
इस प्रकार के जितने भी धार्मिक संप्रदाय हैं या जो उनके किसी विभाग को धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है, आप कर सकते हैं, लेकिन इन सब पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है, इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी डिटेल में कभी हम इस पर जब पढ़ाएंगे संविधान फ्री में, तो आप यूट्यूब पर हमारा देखिएगा, आपको संविधान पूरा याद हो जाएगा, साहिब, है ना। बात करेंगे निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कार्य की न्याय संगत दशा और मानवीय दशाओं का तथा प्रसूति का भी उपबंध किया गया। आप जानते हैं कि यह काम हमारे डीपीएसपी में किया गया, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किया गया। साहब आप देखेंगे तो इस प्रश्न का जवाब जो होगा वह होगा कार्य की न्याय संगत दशा, यानी आर्टिकल 42। अनुच्छेद 42 में ये बात कही गई है कि भैया आपके अब देखिए समझिएगा इस बात को। 41 में क्या कहा गया है? 41 में ये कहा गया कि कुछ दशाओं में, जैसे विशेषतः बुढ़ापा, बेरोजगारी, बीमारी, अशक्तता आदि की दशा में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य जो है प्रभावी प्रावधान करेगा। आप जानते हैं इसके लिए इसी के तहत राज्य सरकार जो है वो वृद्धा जो है पेंशन देती है, ठीक है, और बेरोजगारी होने पर लोग को रोजगार का सृजन करती है। तो ये सारा काम अनुच्छेद 41 के तहत सरकार जो है वो करती है, पब्लिक कल्याण के लिए करती है। अब तो लाठी भी मारती है ना, अलग अलग चीज है। अनुच्छेद 42 क्या कहता है कि देखो यार, कार्य की न्याय संगत और मानवीय दशा दीजिए। इसका मतलब ये कि आप हमें ऐसी जगह काम पर मत लगा दीजिए जहां पे न्याय संगत दशा ना हो। जैसे आजकल आप देखते होंगे सीवरेज में जो मतलब जो नालियां होती है उसमें लोगों को उतार दिया जाता है, तो ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। आप नए नए मशीनरी बनाओ, मशीन डेवलपमेंट करो, आखिर में विकसित भारत है तो ऐसा भी विकसित करो कि ताकि जो सीवरेज होती है वहां से कचरे वगैरह निकाले जा सके। तो आर्टिकल 42 कहता है कि यार देखो ऐसा काम मत करवाओ कि लोग जो है परेशान हो जाएं, पर हो रहे हैं। आर्टिकल 42 ये भी कहता है कि प्रसूति सहायता का भी उपबंध करो। भाई जो महिला है तो उन्हें प्रसूति की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए भी आप उपबंध करिए, ठीक है, मैटरनिटी लीव दीजिए और भी जो चीजें हैं। हालांकि प्राइवेट सेक्टर में भी इसे लागू करने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में तो सोचते हैं कि कितना काम कर दें कि मतलब सारा काम महिलाएं कर दें। एनीवे, तो आर्टिकल 42 को इस तरह से आप याद रखिएगा, ठीक है। आर्टिकल 43 क्या कहता है कि भाई देखो जो कर्मकार है ना उनको कम से कम निर्वाह मजदूरी दीजिए, इतनी मजदूरी दीजिए कि उनका पेट भर सके। अब वो दिन भर काम कर रहे हैं, 200 रुपया मजदूरी मिलेगा तो कैसे काम करेंगे, नहीं ना, ठीक है। और कुटीर उद्योग के विकास पर, देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा कि कुटीर उद्योग को बढ़ावा दीजिए। वर्तमान समय में आप विपक्षी नेता श्री राहुल गांधी जी के मुंह से सुनते होंगे अडानी अडानी अडानी, है ना, कि मतलब सब कुछ उन्हीं को दे दिया जा रहा है। तो आप देखिएगा कुटीर उद्योग क्या होता है, कुटीर उद्योग का क्या प्रोविजन है, तो आप इसके बारे में और डिटेल में समझ पाएंगे। लेकिन अनुच्छेद 43 कहता है कि भाई आप कुटीर उद्योग को जब बढ़ावा देंगे तो हमारे गांव के जो लोग हैं ना उनमें विदेशी चीजों का जो है इंटरफेरेंस कम हो जाएगा और हमारे गांव के लोग विकसित होंगे। उनके पैसे आजकल देखते होंगे आप अस्पताल में जा रहे हैं ज्यादा, है ना, और बाहर हमारी दवाइयां फ्री बिकती हैं। तो इन सब चीजों को ये काम। अनुच्छेद 43 क में क्या कहा गया कि उद्योगों के प्रबंधन में कार्यकारों की, भाई कर्मकारों की भागीदारी को आप सुनिश्चित करिए। ऐसा नहीं कि एआई आ गया तो लोगों को नौकरी से निकाल दीजिए, नहीं, उद्योग के प्रबंधन में आप कर्मकारों को जोड़िए। और इसे साहब एक अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था, इसे आप ध्यान रखिए। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला रटाना था इसीलिए मैं थोड़ा सा समझाया आपको। राष्ट्रपति संसद के समक्ष निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है? अब देखिए राष्ट्रपति संसद के सामने कुछ प्रतिवेदन रखते हैं। अब इनमें से कारा कौन सा प्रतिवेदन रखते हैं? तो आप जानते हैं कि बजट का प्रतिवेदन यह अनुच्छेद 112 के तहत राष्ट्रपति संसद के सामने रखता है। तो आप कहेंगे हाँ सर ये तो रखता है। जो हमारे सीएजी का रिपोर्ट है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का रिपोर्ट, आर्टिकल 151 के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति यह जो है संसद के समक्ष रखते हैं, ये बात भी आप सही है। जो हमारा वित्त आयोग है जिसका गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है, वित्त आयोग का जो रिपोर्ट होता है वह इसका प्रकाशन अनुच्छेद 281 के तहत करता है। और यह जो रिपोर्ट है, जो सिफारिशें हैं, उसको भी राष्ट्रपति संसद के सामने रखते हैं। तो ये बात भी आपका सही है, यानी डी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब, राइट आंसर, ठीक है। अब समझे, मैंने अभी कहा कि अनुच्छेद 112 के तहत जो वार्षिक बजट होता है उसका विवरण ये राष्ट्रपति रखते हैं, क्योंकि कह रहा है राष्ट्रपति संसद के समक्ष ये सारी रिपोर्ट रखते हैं और भी रिपोर्ट रखते हैं, पर ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप देखेंगे वित्त आयोग की सिफारिशें भी रखते हैं। अनुच्छेद 323 के तहत संघ लोक सेवा आयोग का जो वार्षिक प्रतिवेदन है ये भी प्रस्तुत करते हैं। बाकी जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुच्छेद 338 के तहत इसका प्रतिवेदन भी देते हैं।
जबकि 338 क के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है इसका भी प्रतिवेदन राष्ट्रपति संसद के सामने रखते हैं। ठीक है, इतना आप याद रख लेना साहिब। अगला, तो इस तरह से आपने देखा कि हमने कवर कर लिया, इतिहास कवर कर लिया, ठीक है, हिस्ट्री का हमने 10 क्वेश्चन आपको करा दिया, आपने देखा ज्योग्राफी का भी हमने 5 क्वेश्चन करा दिया, और पॉलिटी का भी हम लोगों ने 5 क्वेश्चन कर लिया। अब जो बचेगा आगे हम उस पर इकोनॉमी की चर्चा करेंगे, जो कि आपके सिलेबस में 5 क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई तथा योजना सफल भी रही, एवं होना चाहिए यहाँ पर, दी गई योजना सफल भी रही एवं इसने लक्ष्य से ज्यादा विकास दर हासिल किया, ऐसा कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुआ था ये। तो साहब ये घटना हुआ था पहली पंचवर्षीय योजना में, यानी इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपका हो जाएगा ए, पहला होगा प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, देखिए बात करेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना की, तो यह जो है इसका मॉडल था हैरो डोमर मॉडल पर आधारित था। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी और यह योजना सफल भी रही। ठीक है, और विकास दर से ज्यादा यहाँ पे टारगेट अचीव किया गया। और इसी में आप देखेंगे सामुदायिक विकास कार्यक्रम, यानी 1952 में आप देखेंगे सामुदायिक विकास कार्यक्रम लॉन्च किया गया, राष्ट्रीय प्रसार सेवा योजना भी शुरू की गई, और कई सारी सिंचाई परियोजनाएं आप देखेंगे, हीराकुंडा डैम बनाया गया, ठीक है, हीराकुंडा बांध बनाया जाता है। ऐसे 1952 के आसपास में आप देखेंगे तो कई सारी ऐसी सिंचाई परियोजनाएं बनाई जाती हैं, महानदी पर भी बनाई जाती हैं परियोजनाएं, नेहरू जी की सरकार है और इन सारी परियोजनाओं पर वो काम कर रहे थे साहब, है ना। तो पहली पंचवर्षीय योजना में ये सारा काम किया गया। अर्थ की कमी थी, पर हमको लगता है उनकी विचारधारा देश को आगे बढ़ाने की थी। आज के समय में लोग क्या सोचते हैं मुझे नहीं इतना ध्यान, पर वाकई में उन्होंने जो चीजें की हैं वो तो सराहनीय है। आप पीछे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि लोगों ने काफी कुछ किया, लेकिन आने वाली पीढ़ियों ने उसका काफी दुरुपयोग भी किया हुआ है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है ना। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड, आप जानते हैं कि जो हमारा इफ्की है, IFCI जिसे आप बोलते हो, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हाँ इफ्की, करा भैया इसकी स्थापना कब की गई थी। तो मित्र याद रखिएगा कि जो हमारी इफ्की IFCI है, भारतीय औद्योगिक, ठीक है, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, सही है, ठीक है, इंडियन इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब की जाती है। तो याद रखिएगा साथ ही इसकी स्थापना 1948 यानी आजादी से पहले की जाती है, यानी ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है साहब, देखिए इसका उद्देश्य क्या था ये भी ध्यान रखिएगा। इसका प्रमुख उद्देश्य है औद्योगिक और अवस्थापना सुविधाओं के क्षेत्र को दीर्घकालिक वित्तीय सहायता ये लोग देंगे। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, अल्पकालिक लिख करके क्वेश्चन गलत कर देगा। दीर्घकालिक वित्तीय सहायता ये लोग देंगे, और इनका मुख्यालय साहिब कहाँ है, नई दिल्ली में है। इस पॉइंट को आप थोड़ा सा याद रखना। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। इस बार समीक्षा अधिकारी में ये सवाल पूछा गया और गलत कर दिया आयोग ने। तो इनमें से आप देखेंगे तो शीर्ष 3 राज्य अगर आप ध्यान रखें मतलब किनका ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा इसमें बिहार पड़ेगा। बिहार की जनसंख्या घनत्व 1106 है। दूसरे नंबर पे आप देखेंगे पश्चिम बंगाल पड़ता है, यहाँ की जनसंख्या घनत्व 1028 है। तीसरे नंबर पे आप पाएंगे केरल पड़ेगा, जिसकी जनसंख्या घनत्व 860 है। ठीक है, अगर आप न्यूनतम देखेंगे तो सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का यहाँ पे पड़ेगा। अरुणाचल प्रदेश की जो जनसंख्या घनत्व है साथी वह 17 मात्र है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा सबसे ज्यादा वह आपका हो जाएगा बिहार। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, बहुत डिटेल में आपको नहीं जाना। सबसे ज्यादा किसका है यही याद रख लीजिए। दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल, तीसरे नंबर पे केरल है। फिर इसके बाद आप देखेंगे न्यूनतम कौन सा है, तो सबसे कम जो है अरुणाचल प्रदेश का है। इसके बाद मिजोरम आ जाता है, उसके बाद सिक्किम आ जाता है। ठीक है, मतलब ये लोग बढ़ते आगे चले जाएंगे, तो ऐसे आपको मिलता जाएगा। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। जब किसी कार्य में जरूरत से ज्यादा व्यक्ति शामिल रहते हैं तो यह स्थिति निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी को दर्शाता है। आप जानते हैं भारत में ग्रामीण क्षेत्र में यह बेरोजगारी ज्यादा देखने को मिलता है, और यह जो बेरोजगारी है साथी इसको हम बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। यानी सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का कौन सा, सी होगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, और इस प्रकार के जो बेरोजगार होते हैं उनकी सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। याद रखेंगे इस फैक्ट को कि जो प्रच्छन्न बेरोजगारी में जो श्रमिक होते हैं उनकी सीमांत उत्पादकता क्या मानी जाती है, शून्य मानी जाती है। और प्रच्छन्न बेरोजगारी में क्या भारत में कहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगी, तो भारत में कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी ज्यादा देखने को मिलती है। और आपको बता दें 56% से ज्यादा लोग आज भी भारत में कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी भारत में बहुत ज्यादा है। हालांकि भारत में बेरोजगारी तो है ही, पर प्रच्छन्न बेरोजगारी ज्यादा है। ठीक है,
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2014, 2015, 2016 या फिर 2017? तो आप लोग जानते हैं 2015 में स्टार्ट किया गया था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इस प्रकार जो करेक्ट आंसर होगा आपका हो जाएगा बी यानी दूसरा। ठीक है। अगर आप देखेंगे 2005 में तो आप जानते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई थी। 2002 में आप देखेंगे स्वाधार योजना स्टार्ट किया गया। 2008 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना स्टार्ट किया गया। 25 सितंबर 2014 को आप देखेंगे मेक इन इंडिया कार्यक्रम। सितंबर 2014 में दीनदयाल अंत्योदय योजना लाया गया। 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई है। बल्कि 15 जुलाई 2015 को आप देखेंगे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की स्टार्टिंग की गई। यह थोड़ा सा काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको पहले रखा है। बाकी हर दिन आपसे 10-5 योजना हम डिस्कस करेंगे। 20 सेट में 100 से ज्यादा योजना आपको याद हो जाना चाहिए, इसलिए आप इसको बार बार रिविजन करिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं विज्ञान की तरफ। कारक निम्नलिखित में से किसके द्वारा वैद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है? कितना आसान सवाल है, हलवा सवाल मिल गया साहब। वैद्युत ऊर्जा को प्रकाश में कौन बदलेगा? भाई लाउड स्पीकर तो सोलर से ले लो, बदलेंगे नहीं। डायनेमो तो बदलेगा नहीं। कितना हलवा सवाल है। जवाब आप दीजिएगा इसका ट्यूबलाइट। सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ट्यूबलाइट। हमें भी इसका उत्तर आ गया। अब बताइए। देखिए सोलर सेल की बात करेंगे तो आप जानते हैं यह सौर ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। ठीक है, ये प्रकाश ऊर्जा लिख दिए भाई, सब ध्वनि ऊर्जा चाहिए यहाँ पे, कोई बात नहीं। ठीक है। ट्यूबलाइट क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदल देता है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को पहले प्रकाश ऊर्जा में लाता है और उसके बाद इसको उष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो साहब यहाँ पे इसको सही कर लीजिए। लाउड स्पीकर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये तो सबको पता होगा, आसान सवाल है। आगे जर्मन सिल्वर जो कि एक मिश्र धातु है, इसके मिश्रण में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है? कॉपर, जिंक, निकेल या फिर लोहा? हाँ, ये वाला सवाल थोड़ा मजेदार है। तो याद रखेंगे जर्मन सिल्वर में आप जानते हैं कॉपर भी पड़ता है, जिंक भी पड़ता है और निकेल थोड़ा सा पड़ता है। तो पढ़ते तो सब है लेकिन कॉपर की मात्रा इसमें ज्यादा रहती है। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा? ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। देखिए बात करेंगे पीतल का, तो पीतल जो है बर्तन बनाने के काम में आता है और इसमें कॉपर सबसे ज्यादा 70% पड़ता है। जिंक जो है वो 30% आता है। कांसा को बनाने में आप जानते हैं यहाँ पे जो सिक्का बनता है या बर्तन बनाने में कांसे का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे कॉपर और सनेडियम का प्रयोग करते हैं जिसमें कॉपर 90% होता है, सबसे ज्यादा होता है। जर्मन सिल्वर की बात करेंगे तो इसका उपयोग भी बर्तन बनाने में किया जाता है और इसमें सबसे ज्यादा कॉपर, फिर उसके बाद जिंक, फिर उसके बाद निकेल का प्रयोग करते हैं। यानी लोहा 20% है और जिंक 20% है, बाकी कॉपर जो है वो 60% होता है जर्मन सिल्वर में। तो मेरे भाई इसे आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर जो है आ जाता है। आगे निम्नलिखित में से किस वर्णक के कारण पपीते का पीला रंग होता है? एक आसान सा सवाल है भाई, पपीते का पीला वर्ण काहे के लिए होता है, किस वर्णक के कारण होता है? तो याद रखेंगे सही जवाब हो जाएगा आपका करिका जेंथिन। करिका जेंथिन यानी सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। आप हमें अंतिम में ये भी कमेंट करके बताइएगा कि लेवल थोड़ा सा और बढ़ाएं, हालांकि बढ़ेगा धीरे धीरे, लेकिन पेपर का लेवल आपको वो कैसी फीलिंग आ रही है कि मतलब ऐसे ही पेपर आपका बन रहा है, ऐसा आपको आ रहा है मन में कि नहीं आ रहा है? अगर आपको लगे कि लेवल बहुत कम है तो भी कमेंट करिएगा, ज्यादा है तो भी कमेंट करिएगा, है ना। तो सही जवाब हो जाएगा आपका करिका जेंथिन, यानी इसके कारण से हमारा पपीता जो है वो पीला हो जाता है। तो सी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब यानी राइट आंसर। एंथोसाइनिन के नाते आप जानते हैं कि सेब लाल रंग का होता है, लाइकोपीन के कारण टमाटर लाल रंग का होता है, करिकोजेंथिन के कारण पपीता पीले रंग का होता है, जबकि कैरोटीन के कारण गाजर जो है वो हल्का सा गाजर कलर का होता है, जेंथोफिल के कारण हल्दी जो हमारी वो पीले कलर की हो जाती है साहब, है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से किस विटामिन के कारण किलोसिस नामक बीमारी हो जाती है? बहुत ही आसान सा सवाल है। किसके कारण से हो जाती है किलोसिस बीमारी? तो आप कहोगे सर विटामिन B2 जिसे हम लोग राइबोफ्लोविन के नाम से जानते हैं। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा विटामिन B2, यानी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। आप याद रखिएगा कि दोबारा दूसरे टेस्ट में ये टॉपिक रिवीजन नहीं होगा, टॉपिक अलग अलग होगा क्योंकि हर सेट में अलग अलग टॉपिक है। ठीक है। आप जानते हैं कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है जिसकी कमी से बेरी-बेरी रोग होता है। विटामिन B2 को हम राइबोफ्लोविन बोलते हैं जिससे किलोसिस होता है। विटामिन B3 को हम नियासिन बोलते हैं रासायनिक नाम जिसके से पेलाग्रा बीमारी हो जाती है। विटामिन B5 को हम पेंटोथेनिक अम्ल बोलते हैं जिससे जनन क्षमता की कमी, अस्थमा, तनाव हो जाता है। विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन बोलते हैं, रुधिर छेड़ता, चर्म रोग इसी से संबंधित है। विटामिन B12 को हम साथी
साइनोकोबाल्मिन के नाम से जानते हैं, जिसे रुधिर छेड़ता, तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी जैसी समस्या हो सकती है। अगला, नारियल का खाने योग्य भाग निम्नलिखित में से कौन सा होता है? पुष्पासन, भ्रूणपोष, एरिल या परिदल पुंज? नारियल का पूछ रहा है, तो परिदल पुंज तो कटहल का होता है, ठीक है, लेकिन जो भ्रूणपोष होता है, पुष्पासन तो खाएंगे नहीं, ठीक है, भ्रूणपोष हम खाते हैं, साथ ही नारियल का। बी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब। अब कुछ फल हैं उसके खाने योग्य भाग, आप इसे याद रखिएगा। पुष्पासन सेब और नाशपाती का खाते हैं, जबकि फल भित्ति और बीजाडांसन ये हमारा जो है अमरूद, अंगूर और टमाटर का खाते हैं, ठीक है साहब। मध्य फल भित्ति पपीता और आम का खाते हैं। भ्रूणपोष भित्ति, भ्रूणपोष यह जो है नारियल का खाते हैं। मध्य और अंतः भित्ति ये केला का। भ्रूणपोष और भ्रूण ये गेहूं का। पुष्पवृत्त और बीजपत्र ये काजू का है। एरिल जो है ये लीची का है, मेरे साहब इसको याद रखना, एरिल जो है ये लीची का पार्ट है। बीजपत्र एवं भ्रूण चना और मूंगफली। परिदल पुंज यह जो है साथी अनानास का, जबकि परिदल पुंज और बीज यह जो है किसका? कटहल का खाया जाता है। तो एक बार आप इसे 2-3 बार पढ़ना, थोड़ा पेपर में आएगा तो क्लिक कर जाएगा कहीं ना कहीं, है ना। अगला क्वेश्चन करा कि ड्राम निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? कभी कभी टेस्ट बनाते हैं तो ऊपर नीचे क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो कह रहा कि ड्राम कहाँ की जो है मुद्रा है? अगर आपको याद होगा तो जीए, आपके वहां पे 10 क्वेश्चन का जीए होगा, जिसे आप जनरल अवेयरनेस के नाम से जानते हो। वहां पे आपसे दिया होगा देश, उसकी राजधानी, उसका मुद्रा। इस कारण से ये सवाल आपके सामने आया है, ठीक है। एकदम आपके ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने अपने सामने सिलेबस को रख करके क्वेश्चन को देखा, तो एकदम से सिलेबस के अकॉर्डिंग ही यह सेट जो है टीम के लोगों ने बनाया, बहुत अच्छा बनाया, ठीक है। तो ड्राम कहाँ की है? तो आप याद रखेंगे आर्मेनिया देश की जो मुद्रा है, जिसका राजधानी एरेवन है, वहां की जो मुद्रा है उसे हम ड्राम के नाम से जानते हैं। सी हो जाएगा राइट आंसर। 20 सेट में हमने कोशिश किया कि 100 से ज्यादा देश और उसकी राजधानी मुद्रा आपको कवर करा देंगे। 100-150 मतलब जो भी इंपॉर्टेंट है वो सब कवर करा देंगे। तो 20 सेट को आपको अच्छे से रटना है साहब, है ना, इसी में सब हो जाएगा कल्याण। अल्बानिया की राजधानी तिराने है, जिसकी मुद्रा लेक है, याद रख लेना। अंगोला की राजधानी लुआंडा है, जिसकी मुद्रा है न्यू क्वांजा। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है, जिसकी मुद्रा है पीसो। अर्मेनिया की राजधानी एरेवन है, जिसकी एरेवन है, एकेवन नहीं एरेवन है, जिसकी मुद्रा है ड्रामा, ठीक है, ड्राम। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, जिसकी मुद्रा है यूरो। अजरबैजान की राजधानी बाकू है, जिसकी मुद्रा है मनाफ। भूटान की राजधानी थिम्बू नगुल्ट्रम यहाँ की जो है मुद्रा है। बोत्सवाना की राजधानी है गैबोरोन, जिसकी मुद्रा है पुला। तो भाई साहब इनका याद रख लेना, ये जो आपको दिए गए हैं इनको आज रख लेना, बाकी हर टेस्ट में आपको ये मिलेंगे। आपके सेट में दिया होगा कि प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय तिथि करके कुछ दिया होगा, आप अगर अपना सीए देखेंगे मतलब जनरल अवेयरनेस, तो वहां पे उसी के कारण से ये सवाल आया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो साथ ही याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस प्रतिवर्ष 11 दिसंबर को मनाया जाता है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी चौथा होगा राइट आंसर, ठीक है। कुछ और दिवस देख लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन दिवस जो कि 7 दिसंबर को मनाया जाता है। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस मनाया गया। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, जबकि 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। 21 दिसंबर को पहला विश्व ध्यान दिवस मनाया गया है, जबकि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस यह 24 दिसंबर को मनाया गया है। इसको आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। आगे की बात करेंगे कि थोड़ा सा खेल के बारे में भी आपके सीएम मतलब जनरल अवेयरनेस में है। 23 मार्च से 3 जून 2025 के मध्य में 18वां आईपीएल खेला गया है। निम्नलिखित में से किसे पर्पल कैप पुरस्कार दिया गया है? विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, साई सुदर्शन या प्रसिद्ध कृष्ण को दिया गया? तो साथ ही आप जानते हैं पर्पल कैप ये दिया गया है प्रसिद्ध कृष्ण जी को, ठीक है। तो इस प्रकार जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा डी, जो कि गुजरात टाइटन से संबंधित है, ठीक है। तो डी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। अब हम बात करेंगे 18वीं आईपीएल की। तो आप जानते हैं इसका आयोजन 22 मार्च से 3 जून 2025 के मध्य में किया गया। इसमें कुल 74 मैच खेले गए और फाइनल मैच जो है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया, जिसमें पंजाब किंग्स और आरसीबी के बीच में, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच में खेला गया। आप जानते हैं चैंपियन ये रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु था, जिन्होंने पहला खिताब जीता। सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी यह सूर्य कुमार हैं, जो कि मुंबई इंडियंस से थे। ऑरेंज कप की बात करेंगे तो साई सुदर्शन गुजरात टाइटंस की तरफ से थे। पर्पल कप यह साथियों प्रसिद्ध कृष्ण, ठीक है, जो कि गुजरात टाइटंस से हैं, इन्होंने जीता हुआ है, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन, क्षत्रिय शास्त्रीय नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है?
अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो उसमें नृत्य वगैरह या भारत की कला और संस्कृति भी दिया हुआ है। तो सत्रिया यह जो है असम से संबंधित है, बाकी आपको तमिलनाडु वगैरह तो पता होगा। यहाँ पे सत्रिया है जो असम का शास्त्रीय नृत्य है। डी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब यानी राइट आंसर। ठीक है, बात करेंगे कुछ शास्त्रीय नृत्य। आप जानते हैं तमिलनाडु का भरतनाट्यम है, जबकि केरल में कथकली और मोहिनी अट्टम है। आंध्र प्रदेश में आप देखेंगे कुचिपुड़ी, उड़ीसा में ओडिसी, मणिपुर में मणिपुरी, असम का सत्रिया है, कथक जो है ये हमारे उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला, भारत में प्रथम महिला संसद निम्नलिखित में से कौन थी, यानी भारत की पहली महिला संसद कौन थी ऐसा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो राधाबाई सुब्रायन, राधाबाई सुब्रायन यह जो है भारत में प्रथम महिला सांसद रही। ठीक है, आप अपना देखना तो उसमें सांसद वगैरह का नाम लिखा होगा सिलेबस में। तो बी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब यानी राइट आंसर। ठीक है, अगर हम बात करेंगे भारत की पहली महिला राष्ट्रपति तो साथ ही आपको पता होगा श्री प्रतिभा सिंह देवी पाटिल, ये तो सभी को पता है। सॉरी, प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर, ये इंपॉर्टेंट है, मीरा कुमार, याद रखेंगे। प्रथम महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश की सरोजिनी नायडू जी हैं। प्रथम महिला संसद यह राधाबाई सुब्रायन थी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी उत्तर प्रदेश की, आपको पता होगा ये सब। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किसे लौंग का द्वीप कहते हैं, यानी ये प्रमुख देश की कुछ विशेषता है, इन्हें ध्यान रखना होगा। लौंग की राजधानी किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे दोस्तों, जो जंजीबार है इसे हम लौंग की राजधानी कहते हैं। इस प्रकार जो सही जवाब होगा प्रश्न का कौन सा, सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए, भूमध्य सागर की कुंजी यह जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है। मोतियों का द्वीप बहरीन को कहते हैं। एड्रियाटिक सागर की रानी यह वेनिस को कहते हैं, जबकि लौंग का द्वीप जंजीबार को कहते हैं। सात पहाड़ियों का नगर यह रोम को कहा जाता है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट यह साथी भूटान को कहा जाता है। विश्व की चीनी का कटोरा यह जो है क्यूबा को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, आप सिलेबस में देखिए तो उसमें लिखा होगा भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थान। ठीक है, तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका, मृत्तिका मतलब होता है मिट्टी साहिब। ठीक है, इसका जो अनुसंधान संस्थान है वह कोलकाता में है। प्रश्न का जवाब होगा आपका ए यानी पहला। ठीक है, अब देखिए, बात करें कोलकाता में तो यहाँ पे केंद्रीय कांच और मृत्तिका अनुसंधान संस्थान है, साथ ही भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान भी है। बात करेंगे दिल्ली में तो वहां पे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, आप जानते हैं ये तो है ही। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान भी है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान ये हमें देखने को मिलता है नई दिल्ली में, तो भाई इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पे, नई दिल्ली में। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में। देहरादून इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान पाया जाता है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग भी यहाँ है। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान भी हमें देहरादून में देखने को मिलेगा। देखना इंपॉर्टेंट है, दृष्टि माने जो आंख से देख नहीं पाते, विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान ये हमारा देहरादून में है। ठीक है, अगला, आंध्र केसरी के उपनाम से निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है, जैसे आप जानते हैं पंजाब केसरी, ठीक है, लाला लाजपत राय जी को जाना जाता है। ऐसे करा कि आंध्र केसरी किसे कहते हैं, तो साहब याद रखेंगे यहाँ पे टी प्रकाशम जी को हम आंध्र केसरी के नाम से जानते हैं, यानी सही जवाब होगा प्रश्न का सी यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, पंजाब केसरी किसे कहते हैं तो आप कहोगे लाला लाजपत राय। बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी। बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह। आंध्र केसरी टी प्रकाशम। देश बंधु चितरंजन दास को कहते हैं। दीन बंधु CF एंड्रयूज को कहते हैं। लोकनायक यह जयप्रकाश नारायण जी को कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि पुस्तक प्रेम वाटिका के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, विनोबा भावे, विष्णु शर्मा, रसखान या फिर शुद्रक। तो साथियों यहाँ पे याद रखिएगा कि जो ये पुस्तक है प्रेम वाटिका, इसके लेखक रसखान जी हैं। तो इस प्रकार सही जवाब जो प्रश्न का बनेगा वह आपका हो जाएगा सी राइट आंसर, यानी रसखान होगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, अब देखिए विष्णु शर्मा की किताब है पंचतंत्र, रसखान की है प्रेम वाटिका, शूद्रक की है मत्स्यकटिकम, अश्व घोष की है बुद्ध चरित्र, बाणभट्ट की है कादम्बरी, अमर सिंह की अमरकोश, फिरदौसी की कौन सी है, शाहनामा। तो इन किताबों को लिख लीजिएगा, आपके सिलेबस में पुस्तक का नाम लिखा हुआ है। अगला, तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय स्थित है कहाँ पे है, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल या फिर आंध्र प्रदेश। तो याद रखेंगे आंध्र प्रदेश में साथियों में, आंध्र प्रदेश के गुंटूर में तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय बनाया गया। यदि सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का कौन सा, डी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है,
अब देखिए कुछ बोर्ड है, इनके मुख्यालय आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। जैसे कॉफी बोर्ड पूछा जाएगा तो यह कर्नाटका में है, रबर बोर्ड कोट्टायम केरल में है, चाय बोर्ड कोलकाता पश्चिम बंगाल में, तंबाकू गुंटूर आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। मसाला बोर्ड ये आपका कोची केरल में है, भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड यह महाराष्ट्र के पुणे में होता है, राष्ट्रीय मांस एवं कुक्कुट प्रसंस्करण बोर्ड यह नई दिल्ली में है, राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड यह हमारे हैदराबाद में देखने को मिलती है, ठीक है। अब 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं, इसे थोड़ा ध्यान रखेंगे। कह रहा कि 2026-28 के कार्यकाल के लिए भारत को किस संगठन के लिए चुना गया है, यानी 2026 से 28 के बीच में भारत को चुन लिया गया है। तो यहाँ पे जो इकोसोक है यानी संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, साथ ही इसके लिए चुना गया है, यानी इसके लिए भारत चुना गया है कि 2026 से 28 के बीच में भारत जो है, ठीक है, इसके कार्यकाल में रहेगा। तो 26 से 28 के बीच में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का सदस्य अध्यक्ष चुना गया है। कौन? भारत, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। एक और बात यहाँ पे याद रख लेते हैं, चर्चा में है कि विश्व का पहला महामृत्युंजय यंत्र लगा हुआ है हमारे तपोवन आश्रम प्रयागराज में, तो इसे भी थोड़ा सा आप लगे हाथों ध्यान रखिएगा। अगला, नवीनतम गणना के अनुसार भारत की तटरेखा की कुल लंबाई 11,098.81 किलोमीटर है। कहा कि नवीनतम गणना के अनुसार सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। तो अभी जो नवीनतम गणना की गई है तो उसके अकॉर्डिंग ये डाटा आई हुई है, तो पहला वाला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है। आप जानते हैं भारत में जो 9 राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं उनमें सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की तभी भी थी और अभी भी है, तो सबसे लंबी तटरेखा वो गुजरात की ही है, ना कि आंध्र प्रदेश की। तो इस प्रकार से सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का पहला राइट आंसर। ये सवाल आपसे पेपर में बन सकता है, इसलिए आंकड़े याद रखिएगा कि नवीन गणना के अनुसार भारत की जो तट रेखा है यानी जो भारत के तट हैं उनकी लंबाई वह 11,098.81 किलोमीटर है, ठीक है। नई गणना में सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य अभी भी गुजरात है, जिसकी तटरेखा की लंबाई 2340.62 किलोमीटर है। और यहीं पर पूछेगा कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, तो याद रखिएगा कि आज भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तटरेखा की लंबाई सबसे ज्यादा है। हमारे लिए ये दोनों आंकड़े बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। अगला, हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में कच्चे तेल का भंडार मिला है? जौनपुर, पीलीभीत, बलिया या फिर अमरोहा? तो साथियों बलिया में दिखा मिला है कच्चे तेल का भंडार। तो ये प्रश्न भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना होगा, पेपर में बन सकता है, ठीक है। आप जानते हैं अभी हाल ही में जो हमारा बनारस है यानी काशी है उसे जीआई हब के रूप में जाना गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि काशी के कई सारी प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया एक साथ, जैसे सहनाई, तबला, ढंढई, लाल पेड़ा, लाल भरवा मिर्चा, ठीक है, तिरंगी बर्फी, भित्ति चित्र और चिरगांव करौंदा, ये सब कुछ जो है हमारे बनारस से संबंधित है और इसी कारण से इसे जीआई हब के रूप में जाना गया है, यानी जीआई हब ये बन गया है। तो आपसे सवाल उल्टा सीधा करेगा तो मिला जुला के वही वाराणसी है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रोएशिया के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन हैं जिनके निमंत्रण पर 18 जून 2025 को प्रधानमंत्री ने क्रोएशिया की आधिकारिक यात्रा की है? यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की क्रोएशिया में पहली आधिकारिक यात्रा थी, मतलब अभी तक कोई क्रोएशिया नहीं गया था, पर हमारे मोदी जी आप तो जानते ही हैं कुछ भी हो जाए साहब घूमते रहते हैं हमेशा, है ना। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका, सही जवाब होगा आंद्रेज प्लेंकोविच, यह जो है क्रोएशिया के प्रधानमंत्री हैं। तो सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का बी होगा राइट आंसर। अब कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं, याद रखिएगा, जैसे इनका नाम तो आपको याद हो गया कि आंद्रेज प्लेंकोविच ये क्रोएशिया के प्रधानमंत्री हैं। निकोस क्रिस्टोडुलाइडेस ये साइप्रस के राष्ट्रपति हैं, ध्यान रखना, एक बार में याद नहीं होंगे, लिख लेना इसको, है ना। सेंटियागो पेना ये पैराग्वे के राष्ट्रपति हैं। जोआओ मैनुएल गोंसाल्वेस ये अंगोला के राष्ट्रपति हैं। ग्रेबियल बोरिक फॉन्ट यह जो है चिली के राष्ट्रपति हैं। इन लोग का नाम याद रखना। अगला, अगले 5 क्वेश्चन हमारे ही टोटल क्लास से हैं, जो करंट अफेयर का पहला क्लास कराए हैं, तो आप इसका रिवीजन मतलब यहाँ पे कर सकते हैं। जो करंट अफेयर की हमारी क्लासेस करते होंगे आप पाएंगे कि पहला जो टेस्ट था वहीं से 5 क्वेश्चन उठा लिए गए। बिठोर महोत्सव 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 21 से 23 मार्च 2025 तक कानपुर में इसका आयोजन किया गया है, तो ये बात बिल्कुल सही है। इस वर्ष यह महोत्सव उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साझा संस्कृति के साथ है। तो आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश नहीं था बल्कि महाराष्ट्र है, तो इस प्रकार से ये वाला गलत था। सही जवाब आपका था केवल ए, यानी पहला हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। बिठोर महोत्सव की बात करेंगे तो कानपुर में आयोजन किया गया है इसका, और इस बार यह जो है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार की साझा संस्कृति पर बेस्ड था।
आप जानते हैं कि 28 से 29 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ विधानसभा में विकसित भारत युवा महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, माँ की रसोई पहल की शुरुआत निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार द्वारा किया गया है? आपको पता होगा, अगर आपने हमारे क्लास किया होगा, तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने माँ की रसोई पहल की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं, इनको मात्र 9 रुपए में पौष्टिक और भरपेट भोजन उपलब्ध कराना, क्योंकि सरकार चाहती है जीरो हंगर बनाना उत्तर प्रदेश को। अगला है कि 16 से 17 फरवरी 2025 के मध्य उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय पक्षी दिवस का आयोजन किया गया? तो साहब याद रखिएगा, जहां पे महामृत्युंजय मंत्र का वो लगा है, मतलब वो प्रयागराज में। ठीक है, तो प्रयागराज में ही अंतर्राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया। सही जवाब होगा प्रश्न का कौन सा? सी आपका राइट आंसर। ठीक है, अब जानते हैं 15 से 24 फरवरी 2025 के मध्य में काशी तमिल संगमम 3.0 का आयोजन किया गया है बनारस में। आप जानते हैं कि 22 से 23 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में भारत नेपाल मैत्री महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। अगला है कि 22 मई 2025 को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया? आपको पता है कि 103 रेलवे स्टेशन का उद्घाटन इनके द्वारा किया गया है साथियों। ठीक है, 22 मई 2025 को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 103 रेलवे स्टेशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। आप जानते हैं 23 से 24 मई 2025 को भारत मंडपम में एक उद्घाटन किया है, मतलब आयोजन किया गया है, राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025। इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 1 से 4 मई 2025 को विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन यानी वेब्स का आयोजन कहां पे किया गया है? इसका पहला संस्करण आपने पढ़ा होगा जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में किया गया। सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर यानी सही जवाब। बात करेंगे 1 से 4 मई 2025 को जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। 11 से 13 मार्च 2025 तक उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आप जानते हैं कि अभी सैनिक स्कूल खोलने की बात गोरखपुर में ही जगदीप धनखड़ जी ने किया। ठीक है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी। तो अगर ऐसा पूछेगा कि कहाँ पे सैनिक स्कूल खोला जाएगा, मान लीजिए उल्टा सीधा कुछ पूछ ले, तो जवाब दीजिएगा गोरखपुर में। ठीक है, और पूछेगा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम कहाँ पे आयोजित किया गया, तो जवाब होगा गोरखपुर। साथियों, आज का अंतिम क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आपने पूरा देखा होगा और आप स्कोर अपना कमेंट हमें जरूर करके बताइएगा। हाल ही में जारी वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग कितनी है? ये आप लोग कमेंट करिएगा कि भारत की रैंकिंग कितनी है। बाकी आप लोग जानते हैं भारत जो है 36वें स्थान पे है 170 देशों में। इसे जारी कौन किया है? अंकटाड ने जारी किया गया है। यह सूचकांक सूचना और प्रसार प्रौद्योगिकी में तैनाती, कौशल, अनुसंधान विकास, औद्योगिक क्षमता, वित्त तक पहुंच जैसे कारकों के आधार पर सारे जो देश हैं उनका मूल्यांकन करता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन समझ में आया होगा। इस सेशन को कंटिन्यू बढ़ाएं, इसके लिए मेरा आपसे दिल से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ ही कर लीजिएगा और हाँ, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करिएगा ताकि और लोग हमारे साथ जुड़ सकें। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए दीजिए वंदे मातरम, जय हिंद।